कहानियाँ हों या वैसे कोई भेजें, लेकिन ये एक ऐसा संग्रह है जो संजीव ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी कहानियाँ हमें चकित करती हैं, और जो छोटी कहानियाँ हैं वो तो बहुत ज़्यादा चकित करती हैं। बहुत 2-4 पन्नों में जो वो अपना मर्म समेटते हैं, वो वाकई में मुझे लगता है कि उनमें एक अद्भुत क्षमता है बड़ी कहानियों से ज़्यादा जो क्षमता है छोटी कहानियों में कम शब्दों में बात कहने की, और उसको मुझे लगता है राजेंद्र जी को वो आगे उसमें जाना चाहिए। एक कहानी, मैं अभी छोटी कहानियों के बारे में बाद में करूँगी, लेकिन मुझे एक कहानी जो अंतिम रामलीला है, मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ महसूस हुआ कि इसमें थोड़ा कालक्रम की प्रॉब्लम है। कालक्रम की प्रॉब्लम ये है कि वो कहानी जो है वो जंप करती है बहुत, और जयभीम का नारा कब आता है, मतलब एक लंबा जो कहानी बहुत, हालांकि कहानी बहुत सारे पृष्ठों में है, लेकिन जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ी मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि अम्बेडकर का मूवमेंट दिखाने की कोशिश की, जयभीम का नारा भी आया, जय श्री राम भी आया, लेकिन हम ये देखें तो ये कौन सा सन है और जयभीम का नारा कब बना, और जो उन्होंने शुरू से जो कालक्रम रखा वो मुझे उसमें थोड़ा, मुझे लगता है कि इस कहानी को राजेंद्र जी को एक बार पुनः जो है वो अवलोकन करना चाहिए। और जो दलित आंदोलन का जो इसमें रूप दिखाया है, एक गांव जो कि शायद मुझे लगता है उन्हीं का गांव है, जो मैं पढ़ रही थी इनका परिचय, तो वो गांव इन्हीं का है, और चूंकि उसमें एक जो राजेंद्र जी ने अपना सरनेम लगाया रेगर, तो इसमें रेगर पात्र भी है। तो मैं, चूंकि हम लोग दलित आंदोलन के विद्यार्थी हैं और हम दलित आंदोलन पे हम सभी साथी जो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कहानी शुरू होती है वो कहानी कुछ ही समय में, कुछ ही काल, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अंदाजा लगा रही हूँ तो 10-15 साल में ही विभाजन हुआ। विभाजन अगर 47 में होता है और 47 में बंटवारा हो जाता है और मुस्लिम लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, उसी बीच में थोड़े समय में ही जयभीम का नारा जो है, जिस तरीके से चेतना दिखाई है, वो जयभीम का नारा बहुत बाद में आता है। बाबा साहब के रहते, लेकिन वो सूत्र जुड़ नहीं पाते इस कहानी में, ये एक मुझे लगा। और ये गांव की कहानी हो सकती है, जहाँ राजेंद्र जी का जो है अपना गांव हो सकता है, और जो रामलीला को लेकर के जो है वो तो हमने देखा अपने बचपन में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, मैं जो है वो एक दूसरी और बड़ी कहानी पे आती हूँ। उस कहानी में जो इन्होंने पात्र रखे हैं वो बहुत हिम्मत का काम है, नगेंद्र, खगेंद्र और ठगेंद्र। अब ये तीनों का लिंक समझा जा सकता है, और तीसरा इन्होंने कहा दिल्ली। तो इसका कोई मतलब मैं कहूँगी बहुत साहसिक काम है इस तरीके से पात्रों को, और वो लगती भी ओरिजिनल कहानी है। वो लगता है कि जैसे आज के संदर्भ में बिल्कुल सही कहानी है कि कोई एक ठग आता है और किस तरीके से वो पूरे राज्य में कब्जा कर लेता है, और उसके साथ एक दोस्त आता है तो उससे भी ज्यादा चालाक है, और वो किस तरीके से पूरे राज्य को कंट्रोल कर लेते हैं। उसमें एक नटी भी आती है, और नटी भी पात्र समझ में आता है वो कौन है। तो ये मैं कहूँगी राजेंद्र जी की जो है वो एक कहानीकार इतना ज्यादा साहसिक होके लिखे कि सारा दृश्य आपके आंखों के सामने घूम जाए, पूरा जो ये जो 4-5 साल का दृश्य आंखों के सामने घूम जाए, वो एक बहुत राजेंद्र जी की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। खैर, मैं आप छोटी कहानियों पे आती हूँ। मुझे छोटी कहानियां बेहद पसंद आई, और बेसिकली कुछ कहानियां तो इसमें प्रेम कहानियां हैं, और मुझे लगता है कि जो उन पे निगाह जानी चाहिए प्रेम कहानियों पे, खासकर जो मुझे जो झमकू कहानी में हरिया और झमकू का जो संबंध है, राजेंद्र जी जो है वो स्त्री पुरुषों के जो बीच सहज संबंध है उसको बहुत ही बखूबी से उभारते हैं, और केवल उनको दिखाते ही नहीं है, बल्कि उनकी लेखनी में वो जादू है कि उन संबंधों में कहीं भी ये एहसास नहीं कराते कि वो स्त्री है। और ये बहुत कम लेखकों में देखने को मिलेगा, खासकर मैं कहूँगी पुरुष लेखकों में,
क्योंकि वो अपनी कहानी में जो पात्र रचते हैं वो कहीं ना कहीं एहसास हो ही जाता है कि ये महिला पात्र है, और वो अपनी तमाम विशेषताओं के साथ जो है महिला पात्र आते हैं। लेकिन राजेंद्र जी की कहानियों में चाहे वो झमकू हो, चाहे सांवरी हो, चाहे सुसली, मुझे एक इस संग्रह की सबसे बेस्ट कहानी जो लगी वो जो बावरिया समुदाय पे कहानी है। बावरिया समुदाय पे जो कहानी लिखी गई रखवाला, वो मुझे सबसे इस संग्रह की सबसे सुंदर कहानी लगी। और उसमें जो उनका संघर्ष है बहुत ही मैं कहूँगी कि एक जैसे जब हमारे एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं लक्ष्मण गायकवाड़, वो डीनोटिफाइड ट्राइब के साथ काम कर रहे हैं, उनका काफ़ी लंबा संघर्ष है और वो उस तरह से लगातार काम, उनकी किताब भी है चलिया, अगर चक्का पढ़े हम तो हम उसको विस्तृत रूप में जो हमारे जो डीनोटिफाइड ट्राइब जैसे बंजारे हो गए या और भी जो जरा पेशा जातियाँ जिन्हें बोलते थे उनके ऊपर वो आत्मकथा, उसको उपन्यास बोला साहित्य अकादमी ने, लेकिन वो आत्मकथा बहुत ही मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए, वो बहुत बेहद दर्दनाक है। तो जो बावरिया जो दिखाया है इसमें, बंजारा जो जाति दिखाई है, उसका जो शोषण दिखाया है, उसमें जो उसकी पत्नी है, और अगर आप आखिरी सीन उसका पढ़े तो बेहद मार्मिक है। आखिरी सीन कि वो जो बाबरू जो पात्र है वो इतना बीमार है, खेतों की रखवाली करते हुए इतना बीमार है, इतनी उसे भयंकर बुखार है कि वो तब भी जो गांव के जो खेत के ऑनर है, जमींदार है, उसको तब भी बटों से मारते हैं। बीमार है, रखवाली नहीं कर सकता, सारी जमीन जो है पशु चर रहे हैं, तब उसमें आकर के जो सुसली होती है वो अपने पति को कंधे पर लाद के ले जाती है। ये सीन बेहद, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो राजेंद्र जी है जो महिला पात्रों की रचना करते हैं, तो महिला पात्र जो है वो एक अलग तरीके से आते हैं और वो एक साथी के रूप में आते हैं, एक सहयोगी के रूप में आते हैं, बराबर के रूप में आते हैं। वो जो और वो बंदूक लेके आती है, बंदूक लेकर के आती है और वो बंदूक चला भी देती है। तो ये इस कहानी की जो है बहुत ज़्यादा मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई और मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियाँ जो मैं आपसे कहूँगी कि आप कह रहे थे कि वो कहानी अनुवाद होनी चाहिए, मुझे लगता है ये कहानी अनुवाद के लायक है। और इसमें जो एक झमकू कहानी है और इन कहानियों के माध्यम से राजेंद्र जी जो है हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, जो बांझपन की समस्या है, एक समस्या को उठाते हैं वो, और वो भी कि इसमें मुझे जो एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जो झमकू कहानी है उसमें जो झमकू डिसीजन लेती है, इस कहानी को अगर हम पूरा पढ़ें तो जब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती, इसका दोष उस पे आता है और उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको वापस करना चाहते हैं कि ले जाओ इसको वापस। तो झमकू वहाँ डिसीजन लेते हैं कि मैं वापस गांव नहीं जाऊंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि इस तरह के डिसीजन एक गांव के, राजस्थान जैसे गांवों के बीच में, क्यों ये राजस्थान की पृष्ठभूमि पे सारी कहानियां लिखी गई हैं और राजस्थान जो पितृसत्ता का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे भंवरी देवी के साथ जो बाल विवाह रोकते हैं उसके साथ गैंग रेप होता है, और जहाँ के जज ये कहते हैं कि ये जो आदमी है रेप करने वाले बड़ी उम्र के, ये नहीं कर सकते, भंवरी झूठ बोल रही है। तो जो पितृसत्ता का गढ़ है उसमें इस तरह का पात्र के माध्यम से कहना कि मैं गांव नहीं छोड़ूंगी, और वहीं पर जो है वो गांव के दूसरे पुरुष के साथ वो जो रहना शुरू करती है हरिया, और जब उसके साथ बच्चा होता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होने का मतलब क्या है कि उसका जो पति है वो नामर्द है, मतलब उसका पति बच्चा, और इसके बाद जो पूरे गांव में जो उसकी थूथू होती, इस थूथू से बचाने के लिए उसका जो ससुर जो छोड़ चुका है, जो वो ससुर आके पगड़ी को अपने पैरों में रख के कहता है कि ये इसकी मालू की शादी होने वाली, मालू की, तब तक तुम इस घटना को मत बताना। तो ये कहानी भी अपने आप में एक जो डिसीजन मेकिंग की पावर जो राजेंद्र अपने स्त्री पात्रों में देते हैं वो बहुत अद्भुत है। और इस तरह के स्त्री पात्रों को बावली भी और हाँ, और बावरी जो कहानी है वो
जिसकी जो पात्र है सांवरी सांवरी पात्र, भाई लड़की सांवली है, देखने में जो एक ब्राह्मणवादी जो एक खांचा है कि उसमें लड़की कैसी होनी चाहिए, सुंदरता कैसी होनी चाहिए, उसमें उसको सिर्फ शक्ल के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसका पति उसके पास नहीं आता। उसमें भी जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसको असली पावर महसूस होती है, क्योंकि हमारा समाज ऐसे ही चलता है। हमारे समाज में क्या है कि औरतों, और जब तक औरतें बच्चा नहीं पैदा करती तब तक ये पैट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें कि औरतों को सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। लेकिन जब औरतों को बच्चा होता है, खासकर लड़का, तब वो एक तरह की पावर गेन करती हैं। तभी बच्चों की इतनी ज्यादा, तभी लड़कों की इतनी ज्यादा महत्व इस समाज में है, क्योंकि जो पुत्र का होना एक पावर भी देता है औरत को, और वो पावर मिलती है। वो अपनी कुतिया के साथ सारे दिन घूमती है, मांग के खाती है, कोई उसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन जब वो एक लड़के की माँ बन जाती है तब उसके परिवार वाला उसे अपनाना चाहता है, उसको घर ले जाना चाहता है। और बावली जो है वो बावली बनी घूमती है अपने बच्चे को, वो बावली नहीं है, वो बावली नहीं है। वो ये कहती है कि मैं बावली नहीं हूँ, मुझे पता है, इनको नाक रगड़ने दो, इनको नाक रगड़ने दो, इनको ये करने दो। तो जब तक ये बिल्कुल नाक ना रगड़ ले, और अंत में जब वो बच्चा उसका बनवारी के रूप में, अगला जो देखिए, पहली कहानी स्त्री विमर्श की, दूसरी कहानी दलित विमर्श की, साथ साथ जुड़ जाती हैं दोनों। जो इसमें बनवारी दिखाया, वो बच्चे का बड़ा जो जिस तरीके से माँ उसकी मर जाती है और बच्चा जो अनाथ बनता है, और वो किस तरीके से जो गांव का जो जातिवाद है, जिसमें ब्राह्मणों के, ठाकुरों के बच्चे एक तरफ, दलितों के बच्चे एक तरफ, और जिसमें बनवारी बहुत एक सशक्त पात्र है। हाँ, कालाभूत जिसको ये कहते हैं, कालाभूत बनवारी, तो वो एक सशक्त पात्र है और वो लड़ता है, बुरी, उसमें बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है, क्योंकि जो ताकत है वो उसने समाज से जो उपेक्षा है, ताने हैं, उससे गेन किया। वो उससे गेन करके वो मजबूत बनता है, और गांव के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, राजपूतों के लड़के हैं, जो भी, उनको पीटता है वो। और ये एक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उस तरीके से है। और जिस कहानी, एक कहानी और है जो अरुण जिसकी बात कर रहे थे, एक बड़ी बात है कि जब हम गांव देहात में जाते हैं तो वहाँ लड़कियों को बच्चा नहीं माना जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि एक बार मेरे जो हस्बैंड है, वो एक गांव में उन्होंने सर्वे किया और वो गए, तो वो लिख रहे थे कि कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा ये दो। तो उन्होंने कहा ये लड़कियां किसकी हैं? कह रहे ये भी हमारी है। तो उन्होंने कहा फिर तुम ये क्यों नहीं बता रहे? तो उनको बच्चों में गिनते ही नहीं है लड़कियों को। और इसमें एक कहानी है, इसमें एक कहानी है कि लड़की मरी है, तो जो गांव का जो एक परंपरागत फंक्शन है या जो भी है वो रुकता नहीं है। सिर्फ इतना सा कि वो लड़की, एक जो क्या भील जो है, या जो गांव का जो है, उसकी लड़की मरी है। तो हमारे यहाँ ये कहानी हमें आईना दिखाती है ये, और ये आज की भी कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों की अहमियत क्या है। तो राजेंद्र सजल जो है वो बहुत ही सजग होके जो ये अपना, जो मैं कहूँगी बात तो ये राजस्थान की हो सकती है, लेकिन ये बात पूरे भारत की है, पूरे भारत के, जहाँ पर हमारे जो है वो इस तरह के कांड होते हैं, जहाँ दलित बच्चियों के साथ जो जिस तरीके से रेप या उनका मारना पीटना चलता है। राजेंद्र जी की कहानियों में एक और बात ये है कि जो ये कहा जाता है कि भाई भाषा की दृष्टि से जो कहानियां हैं, मुझे लगता है राजेंद्र जी की कहानियां जो है भाषा की दृष्टि से बहुत मजबूत है। और उसमें जो स्थानीय शब्द आते हैं, राजस्थान, हालांकि कहीं कहीं जैसे कि हम लोग दिल्ली में पले बड़े हैं तो थोड़ी सी बाधा आती है, क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने ठेठ राजस्थानी का इस्तेमाल किया, ठेठ राजस्थानी, लेकिन बावजूद उसके वो कहानी में जान डालते हैं और बहुत ही ज्यादा कहानी को वो बिल्कुल एक तरह से विश्वसनीय बनाते हैं। तो राजेंद्र जी ने जो कहानी संग्रह है उनका अंतिम रामलीला, मतलब कि पहली कहानी से शुरू होकर के, और मुझे लगता है कि जो अंतिम कहानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मुझे एक जो राजेंद्र जी अपनी कहानियों के लास्ट में जो देते हैं,
जो एक सेंटेंस में वो पूरा मर्म समेट देते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, जैसे हमारी कहानीकार है वंदना राग, अगर उनकी कहानियों को पढ़े तो उनकी कहानियों में भी अंत में जो लास्ट की जो एक पैराग्राफ होता है या जो 2 लाइनें बड़ी पावरफुल होती है उनकी। तो वही राजेंद्र जी की कहानियों की जो अगर आप पूरी कहानी पढ़ते जा रहे हैं और लास्ट में आकर के वो आपको ठिठका देती हैं और आपके अंदर एक, जैसे मैं कहूँगी कि एक दर्द का जो सैलाब है वो एक जैसे पूरा आप जो है ना वो मर्माहत हो जाते हैं उस अंत को पढ़ के। जैसे कि जो जिसमें पहली जो दूसरी मास्टर माई है ना, मास्टर माई जो कहानी है उसमें जब वो मतलब वो सारे उनका पति था तब तक बहुत अच्छा था, सब कुछ था, मास्टर जी जिंदा थे तब तक ठीक थे, लेकिन बाद में उसकी दुर्गति होने लगी। और अक्सर हम ये देखते हैं कि होती है दुर्गति, जब घर में महिलाएं रह जाती हैं तो उनको ये समझा जाता है कि वो घर का भी काम करेंगी, बूढ़ी औरतें उनके बच्चे भी पालेंगे, और यहाँ तो किसान की बात है तो वो खेत में काम करेंगी, और खेत में काम करते उनको खाना तक नहीं जाता। ये शायद ये कड़वी सच्चाई राजेंद्र जो है अपनी आंखों से देख रहे होंगे गाँव में। गांव की अलग सच्चाई है, शहरों की अलग है। शहरों में इस तरह के हमें देखने को मिलता है कि असहाय है, उसको जो है वो पीटा जा रहा है, वो उठ नहीं सकते बड़े बुजुर्ग तो उनको पीटा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा। तो वही उसमें जो मास्टर माई है, जब उसको खाना नहीं दिया जाता, सब कुछ नहीं दिया जाता, जो लास्ट का एक डायलॉग है कि तू सो रही है और सारे जो ढोर डंगर है वो खा गए, तो वो ये कहती है कि ढोर डंगर ही तो खा रहे हैं। तो कहने का मतलब वो अपने लड़के और बहू के लिए बोल रहे। ये बड़ी जो है प्रतीकात्मक बात है कि जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं सोसाइटी में, जो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि भाई जो मानवीय गुण है, राजेंद्र सजल उसकी गहरी पड़ताल करते हैं कि किस तरीके से रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, किस तरीके से उनका ताना बाना होता है, उसमें आर्थिक संबंध कैसे जो है वो अर्थ उसमें क्या अपनी भूमिका निभाता है। उसमें जो है एक चीज मुझे इसकी बहुत आकर्षित जिसने मुझे किया कि जिसमें मुझे लगता है जैसे कि एक राजस्थान की गंध है, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई हर समय जो राजस्थान के जो जैसे कि आप ही कहते हैं, जो मुझे पढ़ते पढ़ते माई जो एक जो बना लेते हैं, आप क्या बोलते हैं, चौबारा बनाते हैं, उसके सामने सर टेकना, शायद ये वहां पे बहुत ज्यादा होता होगा, चबूतरा बना लेना और उस तरह की अपनी बातों में कसम खाना या मैया को मनोती मानना, ये इस तरह की बातें इसमें है। तब ये चीज विश्वसनीयता बढ़ाती है। ये चीज ऐसा नहीं कि भाई कहानी में जो विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे रजनी ने कहा यथार्थवाद, प्रेमचंद के निकट वाला यथार्थवाद। तो जो कहानी का जो यथार्थवाद है, जब तक कि उसमें स्थानीय चीजें नहीं आती, स्थानीय बोली नहीं आती, स्थानीय रीति रिवाज नहीं आते, स्थानीय शब्द नहीं आते, या स्थानीय जो एक्सप्रेशन होता है वो नहीं आता, तब तक कहानी जो है वो वास्तविक नहीं बनती। और मुझे लगता है कि बहुत जो जिसे मैं कहूँगी कि कहानी कला जो हम कहते हैं कि कहानी कला में जो है वो कहानी हमारे आसपास के इर्द गिर्द की होती है, हम उसमें अपनी कल्पना का सहारा लेते हैं, उसमें और चीज़ें जोड़ते हैं, उसमें भाषा, शिल्प, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण सब जोड़ते हैं। तो ये कहानियाँ एक तरह से कंप्लीट कहानी है। और राजेंद्र सजल जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मैं कलमकार जो प्रकाशन है वो उसको भी एक बधाई इसलिए बनती है कि ये बेहतरीन कहानी संग्रह है ये। और सही में जो संजीव कह रहे थे कि ये उपलब्धि बनेगी आगे चल के, और राजेंद्र जी से यही है कि वो छोटी कहानियों में जरूर और हाथ आजमाएं, बड़ी कहानियों की जगह छोटी कहानियां लिखें, जो जैसे हम कहते हैं ना, बिहारी के लिए कहा जाता है ना कि देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर, आपकी कहानियां उस तरह की छोटी कहानियां। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।